नमस्कार, के न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं जिग्नेश और गौर करें आज की खबरों पर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 16 जनवरी को देशव्यापी कोविड-19 टीकाकरण अभियान की शुरुआत करेंगे। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी थी। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए देश के विभिन्न हिस्सों के कुछ स्वास्थ्य कर्मियों के साथ संवाद भी कर सकते हैं। तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि प्रधानमंत्री 16 जनवरी को देशव्यापी कोविड-19 टीकाकरण अभियान की शुरुआत करेंगे। यह विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान होगा और इसीलिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने राष्ट्रपति कार्यालय से विमर्श के बाद ही यह निर्णय लिया है कि पोलियो टीकाकरण दिवस, जिसे पोलियो रविवार के रूप में मनाया जाता है, उसको बदलकर 31 जनवरी को कर दिया जाए। तो प्रधान मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री से संवाद के लिए कुल 2934 टीकाकरण केंद्रों में से उसमें से सीमित टीकाकरण केंद्रों का चयन किया गया है। इस सिलसिले में अधिकारियों को कहा गया है कि डिजिटल माध्यम से दो तरफा संवाद को सफल बनाने के लिए वे आवश्यक इंतजाम करें। तो महाराष्ट्र सरकार में मंत्री धनंजय मुंडे के खिलाफ लगे रेप के आरोपों को गंभीर बताते हुए एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि इस पार्टी के इस मुद्दे की चर्चा करेंगे और जल्द ही फैसला होगा। शरद पवार ने एनसीबी द्वारा मादक पदार्थों से जुड़े एक मामले में एनसीपी नेता नवाब मलिक के दामाद की गिरफ्तारी का संदर्भ देते हुए कहा कि संबंधित लोगों को एजेंसी के साथ सहयोग करना चाहिए। एनसीपी प्रमुख ने कहा कि मलिक के खिलाफ कोई निजी आरोप नहीं लगा है। पवार ने पत्रकारों से कहा कि धनंजय मुंडे ने बुधवार को उनसे भेंट करके आरोपों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि उनके खिलाफ लगे आरोप गंभीर है। ऐसे में हमें इस मुद्दे पर पार्टी में चर्चा करनी होगी। मैं अपने महत्वपूर्ण सहयोगियों के साथ इस पर चर्चा विस्तार से करूंगा और उन्हें विश्वास में लूंगा। तो उन्होंने कहा कि उनके विचार जानने के बाद ही आगे कदम उठाया जाएगा, हम यह यथाशीघ्र करेंगे। तो उन्होंने कहा कि जिस महिला के साथ उनके संबंध थे वह 2019 से ही उन्हें ब्लैकमेल कर रही है। उन्होंने पुलिस में भी शिकायत दर्ज कराई थी और बृहद उच्च न्यायालय का रुख कर उनके खिलाफ मानहानिकारक सामग्री के वितरण पर रोक लगाने की भी मांग की थी। तो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनोज सिसोदिया ने बृहस्पतिवार को कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में बर्ड फ्लू की स्थिति के मद्देनज़र शिक्षकों को निरीक्षण ड्यूटी में नहीं लगाया जाएगा। ऐसी शिकायतें मिली थी कि शिक्षकों को बाजारों और अन्य स्थानों का औचक निरीक्षण कर यह देखने को कहा गया था कि बर्ड फ्लू के मद्देनज़र दिशा निर्देशों का पालन किया जा रहा है या नहीं। तो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बृहस्पतिवार को कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में बर्ड फ्लू की स्थिति के मद्देनज़र शिक्षकों को निरीक्षण ड्यूटी में नहीं लगाया जाएगा। ऐसी शिकायतें मिली थी कि शिक्षकों को बाजारों और अन्य स्थानों का औचक निरीक्षण कर यह देखने को कहा था कि बर्ड फ्लू के मद्देनज़र दिशा निर्देशों का पालन किया जा रहा है या नहीं। तो सिसोदिया ने ट्वीट किया कि बर्ड फ्लू के मद्देनज़र कुछ जिलों के शिक्षकों को निरीक्षण की ड्यूटी में लगाए जाने की शिकायतें मिली थी। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद शिक्षकों को इस ड्यूटी से मुक्त कर दिया गया है। तो जिला अधिकारियों को निर्देश दिया है कि बिना इजाज़त के शिक्षकों को ऐसी ड्यूटी में न लगाया जाए। तो कश्मीर की प्रसिद्ध डल झील और कई अन्य जलाशयों के अधिकांश हिस्से में गुरुवार को पानी जम गया था। इसके साथ साथ पूरी घाटी में शीतलहर का प्रकोप भी जारी है। वहीं श्रीनगर में बीती रात पिछले 30 वर्षों में सबसे ठंडी रात रही है। तो अधिकारियों ने यह जानकारी दी कि मौसम विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 0 से 8.4 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया है, जो 30 वर्षों में शहर का सबसे कम तापमान है। उन्होंने बताया कि 1995 में श्रीनगर में तापमान 0 से नीचे 8.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जबकि 1991 में तापमान 0 से नीचे 11.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। श्रीनगर में अब तक का सबसे कम तापमान 1893 में 0 से 14.4 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया था। तो घाटी के बाकी हिस्सों में भी ठंड काफ़ी बढ़ गई है। तो जलाशयों का बहुत बड़ा हिस्सा जम गया है और न्यूनतम तापमान में गिरावट से जलापूर्ति पाइपों में पानी जमने लगा है। तो शहर की कई सड़कों पर बर्फ की मोटी परत बिछी हुई है और जिससे लोगों के लिए गाड़ी चलाना भी मुश्किल हो गया है। तो वर्तमान में कश्मीर चिल्लई कला में उनके भी चपेट में है। तो कोरोना ट्यून के रूप में कंपनियों ने पहले जसलीन भल्ला की आवाज़ आती थी, लेकिन बाद में सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की आवाज़ ट्यून के रूप में सुनाई देती थी।
तो पिछले कई महीनों से लोग कोरोना ट्यून को हटाने की मांग कर रहे थे और अब कंपनियों ने अमिताभ बच्चन वाली कोरोना ट्यून को हटाने का फैसला किया है। तो स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक अब देश भर में 16 जनवरी कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण का अभियान शुरू होगा और इसीलिए अब वैक्सीनेशन को लेकर एक महिला की आवाज़ कोरोना ट्यून सुनाई देगी। बता दें कि अमिताभ बच्चन की आवाज़ वाली कॉलर ट्यून को लेकर कई दिनों से लोग नाराज चल रहे थे और पिछले दिनों में दिल्ली हाई कोर्ट में इस संबंध में एक याचिका भी दाखिल हुई थी। तो याचिका में दलील दी गई थी कि कॉलर ट्यून के रूप में अमिताभ बच्चन की आवाज़ को तुरंत हटाना चाहिए क्योंकि वह खुद पूरे परिवार के साथ कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए थे। तो वे कैसे लोगों को जागरूक करने की सलाह दे सकते हैं। तो भारत और चीन के बीच कई महीनों से रिश्ते में तख्ती बना हुआ है और सीमा पर विवाद लगातार गर्माता जा रहा है। जहां एक तरफ चीन ने अपने सैनिकों को युद्ध स्तर पर तैयार रहने के लिए निर्देश दिए हैं, तो भारत भी ड्रैगन को उसी की भाषा में समझाने के लिए तैयार है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन के साथ 8 महीने से चल रहे गतिरोध के बीच बृहस्पतिवार को कहा कि भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन यदि कोई महाशक्ति देश के सम्मान को ठेस पहुंचाती है तो देश के सैनिक मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है। यदि कोई महाशक्ति हमारे सम्मान को ठेस पहुंचाना चाहती है तो हमारे जवान उन्हें मुंह तोड़ जवाब देने में बहुत ही सक्षम है। तो रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत कभी किसी देश के साथ संघर्ष नहीं चाहता और उसने अपने पड़ोसियों के साथ शांति और मित्रता संबंध रखने को प्राथमिकता दी है। तो उन्होंने बेंगलुरु में भारतीय वायुसेना की मुख्यालय प्रशिक्षण कमान में 5वें सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस के अवसर पर यह कहा कि यह हमेशा अपने पड़ोसियों के साथ शांति और दोस्ताना संबंध चाहता है क्योंकि यह हमारे खून और संस्कृति में है। तो चीन के साथ गतिरोध का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय सैनिकों ने अनुकरणीय साहस और धैर्य दिखाया है और यदि इसे बयां किया जा सके तो हर भारतीय को गर्व होगा। तो इन दिनों सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी टूर्नामेंट खेला जा रहा है। इसमें केरल के ओपनिंग बल्लेबाज मोहम्मद अजरुद्दीन ने मात्र 37 गेंदों में शतक ठोककर कमाल किया है। केरल के इस बल्लेबाज ने मुंबई के खिलाफ बुधवार को खेले गए एलिट ग्रुप ई के मैच में यह कारनामा कर दिखाया है। तो 54 बॉल की अपनी इस पारी में 26 वर्षीय इस युवा बल्लेबाज ने नाबाद 137 रन ठोककर टूर्नामेंट में अपनी टीम को लगातार दूसरी जीत दिलाई है। तो इस बेमिसाल पारी में उन्होंने 11 चौके और 9 छक्के जमाए थे। तो मुंबई के होम ग्राउंड पर खेले इस मैच में मुंबई जैसी मजबूत टीम के खिलाफ इस बल्लेबाज ने तब यह पारी खेली जब केरल की टीम इस 197 रन के पहाड़ से टारगेट का पीछा कर रही थी और इस विस्फोटक पारी को देखकर टीम इंडिया के पूर्व विस्फोटक ओपनिंग बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग भी उनकी तारीफ करने में खुद को रोक नहीं पाए थे। तो दिल्ली में बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए सरकार ने मास्क की बिक्री पर रोक लगाई थी, लेकिन एशिया के सबसे बड़े गाजीपुर कुक्कुड़ बाजार से लिए गए सभी 100 नमूनों में बर्ड फ्लू नहीं होने के बाद दिल्ली के सभी नगर निगमों ने बृहस्पतिवार को पोल्ट्री अथवा प्रसंस्कृत चिकन मांस की बिक्री और भंडारण पर से प्रतिबंध हटा लिया है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी थी। तो इस माध्यम से हुई बैठक के दौरान यह फैसला किया गया था कि बैठक में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनोज सिसोदिया, 2 अन्य महापौर तथा 3 निगमों के आयुक्तों ने शिरकत की थी। तो दिल्ली सरकार ने चिकन मांस के व्यापार और आयात पर से प्रतिबंध हटाते हुए पोल्ट्री बाजार खोलने का फैसला लिया है। ऐसे में सभी 3 निगमों ने भी यह बर्ड फ्लू हालात के मद्देनज़र कल लगाई गई पाबंदियां हटाने का फैसला किया है। तो सियासी क्यासों को विराम लगाते हुए आज प्रशासनिक सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाले गुजरात कैडर के पूर्व IAS अधिकारी अरविंद कुमार शर्मा भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। उत्तर भाजपा अध्यक्ष ने ट्वीट करके कहा कि आज पूर्व IAS अधिकारी अरविंद कुमार शर्मा जी का भाजपा परिवार में स्वागत किया और सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की विचारधारा से जुड़े। तो अरविंद कुमार शर्मा जी की यह कार्यक्षमता व कर्मनिष्ठता है से निश्चित ही पार्टी को एक नई गति मिलेगी। तो अरविंद कुमार शर्मा ने सोमवार को अचानक अपने पद से VRL से ले लिया और तभी से उनके भाजपा में शामिल होने के कयास लगने लगे थे। बता दें कि अरविंद कुमार शर्मा PM मोदी के खास नौकरशाहों में से एक है और खबरों की माने तो यह भी कहा जा रहा है कि AK शर्मा को यूपी के तीसरे उप मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी भी दी जा सकती है।
तो वैश्विक स्तर पर जारी कोरोना संकट की वजह से इस साल गणतंत्र दिवस पर कोई विदेशी मेहमान को इस साल आमंत्रित नहीं करने का फैसला लिया गया है। विदेश मंत्रालय की तरफ से गुरुवार को यह जानकारी दी गई थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा था कि कोविड-19 की वैश्विक स्थिति के चलते यह फैसला लिया गया है कि इस साल गणतंत्र समारोह पर कोई विदेशी राष्ट्र प्रमुख मुख्य अतिथि के रूप में नहीं आएंगे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को भारत में गणतंत्र दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करना था, लेकिन कोरोना का नया स्ट्रेन सामने आने के बाद उन्होंने भारत दौरे को और उनको लेकर अपनी असमर्थता जताई थी। तो महात्मा गांधी की 150वीं जन्म जयंती पर देश भर में आयोजनों के माहौल के बीच पीटीआई के पूर्व पत्रकार एवं 100 साल के हो चुके वॉल्टर अफ्रेड ने राष्ट्रपिता के हत्याकांड पर अपनी रिपोर्टिंग की यादें साझा की हैं। पिछले महीने अपना 100वां जन्मदिन मनाने वाले अफ्रेड के जहन में उस हत्याकांड की रिपोर्टिंग का पूरा वाकया आज भी जस का तस है। तो वह उस दुखद शाम नागपुर के कार्यालय में थे जब नाथूराम गोडसे ने दिल्ली के बिरला भवन में गांधी जी के सीने में 3 गोलियां उतार दी थी। अफ्रेड ने याद किया कि 30 जनवरी 1948 में हम सभी के लिए एक रूखा दिन था। मैंने शाम तक कुछ स्टोरी फाइल की थी। शाम करीब 7:30 या 6:30 बजे के बीच दफ्तर के फ़ोन की घंटी बजी और उस वक्त मुझे महात्मा गांधी की हत्या के बारे में पता चला। उनके सहयोगी पोक्से ने मुंबई से उन्हें महात्मा गांधी पर हुए जानलेवा हमले की जानकारी दी जब वह संध्याकालीन प्रार्थना के लिए जा रहे थे। अफ्रेड ने बताया कि उन्होंने अपना आत्मसंयम बनाए रखा था। तो कर्नाटक में सत्तारूढ़ बीजेपी में आंतरिक खींचतान तेज हो गई है। कई नेताओं ने हालिया कैबिनेट में मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा पर निशान साधते हुए अपने खेमे को ही उपकृत करने का आरोप लगाया है। अपनी ही पार्टी के लोगों के हमले झेल रहे सीएम येदियुरप्पा ने इन नेताओं को अपनी शिकायत पार्टी नेतृत्व तक ले जाने की चुनौती दे डाली है। तो मुख्यमंत्री ने बेंगलुरु में संवाददाताओं से बात करते हुए कहा कि यदि बीजेपी विधायकों को कोई शिकायत है तो वो दिल्ली जाकर हमारे राष्ट्रीय नेताओं से मिल सकते हैं। वे इन नेताओं को सारी जानकारी और अपनी शिकायतें दे सकते हैं। मैं इस पर कोई ऐतराज़ नहीं करूंगा, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि ऐसी बातें करके वे पार्टी की छवि खराब न करें। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बीजेपी नेतृत्व उनकी शिकायतों पर उचित कदम उठाएगा। गौरतलब है कि कुछ बीजेपी नेताओं ने खुले तौर पर आरोप लगाया है कि सीएम अपनी कैबिनेट में उन्हीं लोगों को शामिल कर रहे हैं जो या तो उन्हें ब्लैकमेल कर रहे थे या जो उनके गुट के सदस्य थे। तो राज्य के एक वरिष्ठ बीजेपी नेता बसनगौड़ा आर पाटिल ने कहा कि येदियुरप्पा केवल उन्हीं पर विचार करते या नियुक्त करते हैं जिन्होंने उन्हें या तो एक सीडी के साथ ब्लैकमेल किया और उन्हें बड़ी राशि दी। 2 को मंत्री बनाया गया और एक शख्स को पॉलिटिकल सेक्रेटरी बनाया गया है। तो आखिरकार तीनों ने भी सीडी का उन्हें ब्लैकमेल करने के लिए उपयोग किया था। उन्होंने कहा था कि वफादारी, जाति, वरिष्ठता और क्षेत्र पर विचार नहीं किया जा रहा है। येदियुरप्पा ने हमारे जैसे पार्टी के वफादार कार्यकर्ताओं को पूरी तरह नजरअंदाज किया है और उन्होंने ब्लैकमेल किया था। तो सीडी बनाई और सरकार को गिराने की योजना बनाई। उन्हें मंत्री पद से नवाजा जा रहा है। तो केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बृहस्पतिवार को कहा कि प्रदर्शनकारी किसान संगठनों और सरकार के बीच 9वें दौर की वार्ता तय कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को होगी और केंद्र को उम्मीद है कि चर्चा सकारात्मक होगी। तोमर ने यहां संवाददाताओं से कहा कि सरकार खुले मन से किसान नेताओं के साथ बातचीत करने को तैयार है। उच्चतम न्यायालय द्वारा गतिरोध सुलझाने के लिए 4 सदस्यीय कमेटी नियुक्त किए जाने और फिर 1 सदस्य के इससे अलग हो जाने के कारण 9वें दौर की वार्ता को लेकर भ्रम की स्थिति को दूर करते हुए तोमर ने कहा कि सरकार और किसान प्रतिनिधियों के बीच 15 जनवरी को दिन में 12 बजे से बैठक होगी। तो किसान संगठनों ने कहा कि वे सरकार के साथ वार्ता करने को तैयार हैं, लेकिन वे उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त कमेटी के समक्ष पेश नहीं होना चाहते हैं। किसान संगठनों ने समिति के सदस्यों को लेकर आशंका जाहिर करते हुए कहा था कि इसके सदस्य पूर्व में तीनों कानूनों की पैरवी कर चुके हैं और इससे पहले दिन में भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष भूपिंदर सिंह मान ने कहा कि वह कृषि कानूनों पर किसानों और केंद्र के बीच गतिरोध को सुलझाने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित 4 सदस्यीय समिति से अलग हो गए हैं। तो ब्रिटेन से दिल्ली आ रहे यात्रियों के लिए दिल्ली सरकार ने अपने पिछले आदेश की अवधि 31 जनवरी तक बढ़ा दी है।
तो यूके से भारत आने वाली फ्लाइट को लेकर दिल्ली सरकार ने 8 जनवरी को एक अहम आदेश जारी किया है। यह आदेश ट्रायल बेसिस पर 14 जनवरी तक के लिए जारी किया गया था। उसकी अवधि अब बढ़ाकर 31 जनवरी तक कर दी है। दिल्ली सरकार ने इससे संबंधित नया आदेश जारी कर दिया और इस आदेश के मुताबिक यूके से आने वाले सभी यात्रियों का दिल्ली एयरपोर्ट पर RT-PCR टेस्ट अनिवार्य रूप से किया जाएगा और इसका खर्चा भी वही यात्री देंगे। जो यात्री पॉजिटिव पाए जाएंगे उनको एक अलग इंस्टीट्यूशनल आइसोलेशन फैसिलिटी में रखा जाएगा। जो यात्री नेगेटिव पाए जाएंगे उनको 7 दिन के लिए इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन किया जाएगा और फिर 7 दिन के लिए होम क्वारंटाइन किया जाएगा। केंद्र सरकार ने जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी किए थे उसके मुताबिक यूके से आने वाला अगर कोई व्यक्ति एयरपोर्ट पर हुए RT-PCR टेस्ट में नेगेटिव पाया जाता है तो उसे 14 दिन घर में रहने की सिर्फ सलाह दी जाएगी, जबकि दिल्ली सरकार ने 7 दिन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन और 7 दिन होम क्वारंटाइन करने का आदेश जारी किया है। तो इससे पहले 7 जनवरी को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यूके से आ रही फ्लाइट पर प्रतिबंध 31 जनवरी तक जारी करने की मांग की थी और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के साथ राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों की हुई बैठक के दौरान यह मांग उठाई थी। तो कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने के बाद 23 दिसंबर को सरकार ने घोषणा की थी 31 दिसंबर तक दोनों देशों के बीच फ्लाइट की आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा। इसे बढ़ाकर 5 जनवरी तक किया गया था। तो फिलहाल खबरों में बस इतना ही। ज़्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहिए के न्यूज़ के साथ। नमस्कार।